मेरे तो खूब सारा बचा है, ठीक है, कल पढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फिजिक्स का अगला सेक्शन दैट इज नोन एज हीट। हीट काफ़ी अपने आप में बड़ा पोर्शन है अगर जेई के हिसाब से अगर देखें, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से अगर देखें तो। और अगेन ये थोड़ा सा ईजियर पोर्शन है, इट इज़ नॉट एज टफ एज मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये थोड़ा सा ईजियर है। हालांकि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत तो चाहिए होती है, क्योंकि अगर आपने एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर कर रखे हो तो कोई भी नए क्वेश्चन को फेस करने के लिए ऑब्वियस बात है कि हम थोड़ा सा वेल इक्विप्ड तो होते ही हैं। शीट के अंदर, डीयूपीज के अंदर एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, आप उनको निपटाइए, वो बहुत है। फिर भी टाइम मिले तो एक्स्ट्रा एज करते रहना। मैंने जो चैप्टर्स जो सीक्वेंस है वो हीट में खुद अपने हिसाब से सोच के रखिए कि ना, जिससे आप लोगों को कम से कम दिक्कत आए और आप लोगों को चैप्टर सारे के सारे एकदम फ्लो में नजर आए, ठीक है। तो मैंने इस तरह से चैप्टर्स को, सीक्वेंस को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ सीखें, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एंड लाइक दैट। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, हीट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शन। और इसमें जो चैप्टर्स हैं मैं एक बार उनके नाम ले लेता हूँ। बेटा, वन इज़ कैलोरीमेट्री, नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन, देन देर इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, और बेटा आखिर के अंदर आपका हीट ट्रांसफर। इसमें से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो आपका थर्मोडायनामिक्स है वो एग्जैक्टली वही है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है या पढ़ेंगे, वो बिल्कुल सेम है, डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चंस भी इवन सेम है। हालांकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा है, फिजिक्स में आप मान के चल सकते हो कि उसका एक पोर्शन है, उसका एक सबसेट है। मुझे ऐसे अपनी 11th क्लास याद आती है तो मुझे ऐसा लगता था कि ना मुझे केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनामिक्स नहीं आता था और मुझे फिजिक्स वाला आता था। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि ना यार ना फिजिक्स वाला सर शायद बढ़िया पढ़ा रहे हैं। फिर मुझे बाद में पता लगा कि ऐसा है नहीं, मतलब पढ़ा बढ़िया थे लेकिन ऐसा है नहीं, बल्कि केमिस्ट्री वाला था भी टफ। भाई मैंने कहा ना केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनामिक्स इतना है और उसका आसान आसान पोर्शन जो है वो फिजिक्स वाला कॉमन है। तो बच्चों को लगता है कि यार फिजिक्स में तो बहुत ही आसान आसान है ना, ऐसा लगता है। हालांकि आपको भी आसान ही लगेगा। तो ये चैप्टर्स हैं, आराम से इत्मीनान से बढ़िया से अपन को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे छोटे सेक्शन से, दैट इज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इज जस्ट स्टडी ऑफ हीट, इट इज जस्ट स्टडी ऑफ हीट। हीट क्या करती है ये देखते हैं बेटा, और ख़ास तौर से हम कैलोरीमेट्री के अंदर हम स्टडी ऑफ हीट देखते हैं इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हम लिक्विड्स और सॉलिड्स को अगर हीट देते हैं तो वो किस तरह से अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं या फिर फेज को चेंज करते हैं, वो इस चैप्टर में हम मोस्टली देखेंगे। गैसेस के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई इक्का दुक्का सवाल में डिस्कशन हो जाता है, अलग बात है। अदरवाइज गैसेस के साथ हीट क्या करती है उसके लिए तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसमें नाम लिया, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। उसमें हम डिटेल में ये देखते हैं कि ना अगर किसी गैस को हम हीट देंगे तो क्या क्या होगा। सर उसके लिए पूरा अलग से चैप्टर क्यों बनाया गया? बिकॉज बेटा जब भी हम गैसेस को हीट देते हैं ना तो गैसेस जो हैं उनका टेम्परेचर भी चेंज होता है और साथ ही साथ वो एक्सपेंड भी होती हैं। जो हमारे लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं उनके अंदर किसी खास तरीका कोई एक्सपेंशन वगैरह नहीं होता। तो यहाँ पर तो क्या होगा कि आप जितने भी हीट दोगे वो मोस्टली टेम्परेचर चेंज में ही यूज़ होगी, कभी कभी फेस चेंज में भी यूज़ हो जाएगी। फेस चेंज मतलब बेटा हीट दोगे तो सॉलिड से लिक्विड हो गया और लिक्विड से गैस हो गया, ठीक है। गैसेस में क्या है कि अगर आप हीट दोगे तो वो हीट दो जगह काम आएगी। कहाँ कहाँ काम आएगी? एक तो बड़ा ऑब्वियस बात है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, और दूसरा उस गैस को एक्सपेंड करने में। अब वो एक्सपेंड किस तरीके से हो रही है इस पर पूरी की पूरी एक थ्योरी है, दैट इज नोन एज अवर थर्मोडायनामिक्स। तो इस चैप्टर में हम कोई एक्सपेंशन वगैरह नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो बड़ा पढ़ ही क्या रहे हैं, मोस्टली सॉलिड्स और लिक्विड्स पढ़ रहे हैं। तो हम किसी प्रकार का वॉल्यूम में चेंज नहीं मानेंगे। हमें मान के चलेंगे इस चैप्टर के अंदर की जो वॉल्यूम है बड़ा वो आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका फिक्स्ड है। गैसेस में बड़ा वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, वहां पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो सर यहां पर आप क्या मानोगे? बेटा मैं यहां पर तो ये मानूंगा कि अगर आपने कोई हीट दी तो ये हीट काम आएगी या तो टेम्परेचर चेंज में और कुछ स्पेशल केसेस में फेज चेंज में। सर फेज चेंज का क्या अर्थ है? बेटा फेज चेंज का ये अर्थ है कि सॉलिड से लिक्विड हो गया या फिर बड़ा लिक्विड से गैस हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। फिर भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि आखिर हीट क्या है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हीट का बेसिक आइडिया आपको बड़ा पता ही है। हीट अपने आप में
एनर्जी इन ट्रांजिट है, मतलब एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है कहां से कहां, अक्सर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, अक्सर। बल्कि हम एक्सटर्नल वर्क वगैरह करें तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर भी एनर्जी भेज सकते हैं, हीट भेज सकते हैं। लेकिन इन जनरल बेटा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अगर एनर्जी कोई एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो तो दैट ट्रांसफरिंग एनर्जी, दैट एनर्जी इन ट्रांजिट इज नोन एज हीट। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉन एज हीट। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि हीट अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एनर्जी ही है, कोई ऐसे अलग से बात नहीं है। पहले के जो लोग हैं बड़ा वो हीट को थोड़ा अलग मानते थे और इस कारण से उन्होंने हीट की एक अलग यूनिट भी निकाल ली थी, दैट इज कैलोरी। हालांकि हम आज भी कैलोरी को यूज़ करते हैं, लेकिन उसके पीछे मेन कारण ये है कि बेटा शुरुआत से वो कैलोरी चली आ रही है। अदरवाइज हम इसको जूल में भी लिख सकते हैं, कोई खास इतना इशू है नहीं। मैं 2-4 बात करूँ बड़ा। सबसे पहली बात, हीट अगर एनर्जी है तो ऑब्वियस बात है कि इसकी यूनिट जूल होगी, सही बात है बेटा, जूल होगी। एक और फेमस यूनिट है दैट इज नोन एज कैलोरी। ठीक, हम हल्का सा डिस्कस भी कर लेंगे इसको। इसके डायमेंशन की जहां तक बात हुई तो जो एनर्जी की डायमेंशन है दैट इज mL/T-2, वही डायमेंशन आप इसकी लिख दें। ठीक है, अगर कोई मुझसे कह दे कि सर स्केलर है या वेक्टर है, ऑफ कोर्स बेटा ये तो स्केलर क्वांटिटी है। अब सर एक कैलोरी क्या है बेटा? कैलोरी जो ना एकदम बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं। इस परफेक्ट डेफिनेशन के अंदर जेईई एडवांस में सवाल पूछा हुआ है, 1 ग्राम पानी को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने में जितनी एनर्जी चाहिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, दैट एनर्जी इज नोन एज 1 कैलोरी। ये बेसिक डेफिनेशन, उस पर जेईई एडवांस में सवाल पूछा है ऑब्जेक्टिव। लिखना चाह लिखना 1 कैलोरी is amount of heat required at 1 atmospheric pressure to increase temperature of 1 gram water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस। बेटा 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम पानी को हीट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपकी 1 कैलोरी है। ठीक है, हालांकि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर मान लो तुम 20 से 21 भी करोगे ना 1 ग्राम पानी का, तब भी एनर्जी लगभग 1 कैलोरी होगी। एग्जैक्टली 1 कैलोरी नहीं होगी, लगभग 1 कैलोरी के आसपास होगी। अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 60 से 61 करोगे ना, 60 डिग्री सेल्सियस से 61 डिग्री सेल्सियस करोगे, तब भी एनर्जी लगभग 1 कैलोरी ही होगी। लेकिन एग्जैक्टली 1 कैलोरी तभी होगी जब आप 14.5 से 15.5 तक करते हो। तो ये हमारी 1 कैलोरी की बेसिक डेफिनेशन है। तो 1 कैलोरी जो है आपका, ये बड़ा याद नहीं रखना आपको, बट मैं लिख रहा हूं, लगभग 4.18 जूल्स के बराबर। भाई ऐसा यूनिट में पता होना चाहिए ना, 1 कैलोरी आपके 4.18 जूल्स के बराबर है। दोनों तरफ अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 किलो कैलोरी जो है वो 4180 जूल्स के बराबर है। ठीक है, हालांकि बेटा अक्सर बुक्स में 4.18 ना लिखकर 4.2 लिख देते हैं, तो अक्सर बेटा इसको 4.2 जूल्स लिख देते हैं, और इसको बड़ा ऑब्वियस बात है कि 4200 जूल्स लिख देते हैं। ऐसे लिख देते हैं।
ठीक है, समझ गए इस बात को। आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सवाल होगा तो उसमें दे रखा होगा, आपको ऐसे खास लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से इस बात को याद रखना बेटा, 1 कैलोरी 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट है, मोर स्पेसिफिकली 14.5 से 15.5। और कोई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब भी लगभग 1 कैलोरी हीट की ही आवश्यकता होगी। आई होप बेटा ये वाली बात याद रख लोगे। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जो मैंने कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना सिखाया है उसके बेसिस पे ऐसे ही बड़ा एक सिंपल सा सवाल है। ए बॉय ऑफ मास 50 kg इज रनिंग विद स्पीड 18 किलोमीटर्स पर आवर, फाइंड हिज काइनेटिक एनर्जी इन कैलोरी। कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तुम जानते बड़ा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज हाफ मास ऑफ द बॉय। बड़ा मास ऑफ द बॉय इज 50 kg मल्टीप्लाइड बाय स्पीड का स्क्वायर। 18 किलोमीटर पर आवर इज ऑफ कोर्स 5 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास ये आ गया, दैट इज 25 इंटू 25 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नोन एज जूल्स। बेटा 25 इंटू 25 बेटा कितना हो गया, 625 जूल्स। ये आंसर है, लेकिन तो जूल्स में है, मुझे किस में निकालना है, कैलोरीज में। तो मैं इस बात को जानता हूं कि 4.2 जूल्स जो है वो 1 कैलोरी के बराबर है। तो ऑब्वियस बात है कि 625 जूल जो होगा वो बेटा 1/4.2 इंटू 625 कैलोरीज के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो कि आंसर इज 625/4.2 calories. This is the answer. I hope it will work for you. काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर सिंपली स्पेसिफिक हीट। बेटा स्पेसिफिक हीट को हम अक्सर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। मैंने इसको कोई ना कोई हीट दी। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बेटा लेट से आपके पास m है। इस m मास की ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे डेल्टा क्यू हीट दी। m मास की ऑब्जेक्ट को मैंने डेल्टा क्यू हीट दी। डेल्टा क्यू हीट देने पर ऑब्वियस बात है कि इसका कुछ ना कुछ तापमान बढ़ेगा, इसका कोई ना कोई टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर बढ़ता है डेल्टा टी। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is defined as how much heat required per unit mass per unit temperature. How much heat is required per unit mass per unit change in temperature. m मास की ऑब्जेक्ट का डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत है बेटा, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। एज सिंपल एज दैट, बस सिंपल इतनी सी बात है। m मास की ऑब्जेक्ट का डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी, दैट हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज योर स्पेसिफिक हीट या फिर बेटा क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गई? ये किसकी प्रॉपर्टी है? ऑब्वियस बात है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। कई चीजें कम हीट देने पर भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, कई ऑब्जेक्ट को बड़ा ज्यादा हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी यूनिट क्या है? मैं तो SI यूनिट लिख रहा हूं, ऊपर जूल नीचे केजी, और बड़ा ये आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी होता है और केल्विन भी होता है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बड़ा आप इतना अंतर मान सकते हो कि डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो आपका केल्विन आ जाएगा। ठीक है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ 273 का अंतर होता है, सिर्फ 273 का अंतर होता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है। 27 डिग्री सेल्सियस 27 प्लस 273 बेटा कितने, 300 केल्विन के बराबर है। टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो 1 केल्विन बढ़ेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, एक ही बात है। बट चलो मैं एक बार के लिए केल्विन में लिख देता हूं। ठीक है, समझ गए बेटा इस बात को?
ये इसकी SI यूनिट है। हालांकि इसको मैं फिर से बोल दूं बेटा इस बात को, मैं इस बात को फिर से बोल दूं कि ऊपर जूल लिख दो, नीचे केजी लिख दो और डिग्री सेल्सियस भी लिख दो, एक ही बात है। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक ही बात है। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे 5 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओ, एक ही बात है ना। वो 273 तो सिर्फ ऐड हो रहा है, तो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। ये आपकी बेटा इसकी यूनिट है। हालांकि हम ज़्यादा इन यूनिट को यूज़ नहीं करते बेटा, हम ज़्यादातर जो यूनिट यूज़ करते हैं तो कैलोरीज वगैरह में करते हैं, देख लेंगे। लेकिन मैंने तो SI यूनिट लिखी है। डायमेंशन क्या होगी आप बोलोगे सर, ऊपर तो एनर्जी की डायमेंशन तो है mL2T-2, नीचे मास, बेटा मास के लिए कैपिटल M। सर टेम्परेचर के लिए सर हमने आज तक कभी कोई डायमेंशन लिखी नहीं, आज लिख लेते हैं। टेम्परेचर के लिए बेटा हम अक्सर डायमेंशन यूज़ करते हैं के, कई बुक्स में थीटा भी लिखा रहता है, वो आपकी मर्जी है बेटा। तो कुल मिलाकर मेरे पास आ गया है L2T-2 K-1। मैं एक बात बोलूंगा जिसको मेरे बच्चे ना मजाक समझेंगे, S की स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन क्या होगी, ये JEE एडवांस का सवाल है, ठीक है। और ये मैच तो कलम था, मैच तो कलम में एक मतलब ये था, बाकी और भी थे लेकिन ये मैच तो कलम था। ठीक है बेटा, ऑब्वियस बात है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हीट भी स्केलर बेटा, मास भी स्केलर, टेम्परेचर भी स्केलर, तो अपने आप में ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं रफली बेटा 2-3 ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट आपको याद कराता हूं। सबसे पहले वाटर की स्पेसिफिक हीट आपको बेटा सवाल में कांस्टेंट माननी, हालांकि बेटा फिक्स नहीं होती, थोड़ी थोड़ी वेरी करती है, लेकिन हमें फिक्स माननी है। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 ग्राम, सॉरी बेटा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ऐसा लिखकर मैं इसको और बेटर तरीके से समझा सकता हूं कि स्पेसिफिक हीट एग्जैक्टली है क्या। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, 1 कैलोरी। ये इसका बेसिक अर्थ है। 1 कैलोरी को आप चाहो तो 4.2 जूल्स भी लिख सकते हो, 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 4.2 जूल्स एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऊपर नीचे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 किलो कैलोरी, नीचे ग्राम की जगह आ जाएगा केजी और डिग्री सेल्सियस। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 किलो पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, 1 किलो कैलोरी, मतलब 1000 कैलोरीज। 1 किलो कैलोरी बड़ा कितना हो गया, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, जहां जहां डिग्री सेल्सियस लिखा है वहां वहां कैलोरी में लिख सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और कैलोरी में एग्जैक्टली सेम होता है। मैं आइस और स्टीम की बात भी कर लेता हूं बेटा, कोइंसिडेंटली दोनों की स्पेसिफिक हीट बेटा सेम ही होती है। आप याद मत करना बेटा, कोई इशू नहीं है, शीट में सवालों में जहां भी जरूरत होगी आपको दे रखी होगी, बट फिर भी मैं तो सवालों में बार बार दूंगा नहीं, तो मैं तो याद कराया था, ठीक। चाहे आपकी आइस हो चाहे आपकी स्टीम हो, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होगी, इक्वल होगी, एंड इट विल बी 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर की जस्ट हाफ। अगेन कोइंसिडेंटली बेटा मैंने कोई निकाली नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। 1 ग्राम आइस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सिर्फ 0.5 कैलोरीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी। 1 ग्राम स्टीम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 0.5 कैलोरीज की हीट की आवश्यकता पड़ेगी। इसको अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो ऊपर तो 4.1 जूल्स, नीचे बेटा ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1000 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो 500 कैलोरी आ जाएगा, नीचे अगर 1000 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्राम को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किलोग्राम। 500 कैलोरीज बेटा कितना हो जाएगा, 2100 जूल्स। ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई, ग्राम को बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किलोग्राम।
1 किलो आइस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको 2100 जूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। आई रियली होप बड़ा बात समझ गए होंगे। आपको अक्सर सवालों के अंदर ये स्पेसिफिक हीट दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सर फिर पूछा क्या होगा, हीट पूछी होगी। देखो मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। बेटा एस आपने कैसे डिफाइन किया था, एम नीचे डेल्टा टी नीचे, मैं ऊपर ले गया। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अगर मुझसे सवाल के अंदर यह पूछ लिया जाए कि इस मास का ये स्पेसिफिक हीट गिवन है, इतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होगी, तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर मान लो कि स्पेसिफिक हीट वेरी कर रही होगी, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सवाल होगा नहीं, फिर उस केस में हम क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे एम एस डी टी। छोटे से तापमान चेंज के लिए कितनी छोटी सी हीट चाहिए होगी, फिर छोटे छोटे तापमान चेंज के लिए कितनी छोटी छोटी हीट चाहिए होगी, वो निकालते रहेंगे और उन सबको जोड़ लेंगे। बड़ा जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। अक्सर सवालों में आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर सवालों में आपके जो एस की जो वैल्यू है वो तापमान के साथ वेरी नहीं करेगी, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी, बल्कि कांस्टेंट रहेगी। लेकिन किसी सवाल में अगर आ जाए जबरदस्ती कोई, तो ये यूज़ कर लेना कि मान लो कि एस टेम्परेचर से वेरी कर रही है, तो ये यूज़ कर लेंगे, हम सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी सारी बात को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा एक सवाल कीजिए ना, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 6 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऑब्जेक्ट है, मास दे रखा है इसका 400 ग्राम। स्पेसिफिक हीट जैसे मैंने कहा कि अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होती है, कितनी हीट रिक्वायर्ड है इस ऑब्जेक्ट का 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो इसके स्पेसिफिक हीट बड़ा कांस्टेंट ही है, दे रखी है, हमें तो कांस्टेंट ही माननी है। डेल्टा क्यू इज ऑफ कोर्स एम एस डेल्टा टी। बड़ा व्हाट्स द मास, मास इज 400 ग्राम, उसको लिख दो 0.4 kg। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इज 3000 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट्स द चेंज इन टेम्परेचर, बड़ा चेंज इन टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर घटा रहे होते हैं तो हीट निकालनी पड़ेगी। तो ऑफकोर्स बड़ा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हीट देनी पड़ेगी। 6 डिग्री सेल्सियस, देखो मैंने कितनी ब्यूटीफुली सारे के सारे यूनिट्स लिखी हैं। डिग्री सेल्सियस कैंसिल, केजी कैंसिल। आई होप इट्स ओके फॉर यू। बड़ा ये तो 1200 आ गया, आई थिंक दैट इज 7200 जूल्स। ये बड़ा 7200 जूल्स आपके पास हीट है। ठीक, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज, अरे ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। हालांकि मैं फिर से इस बात को बोल दूं, इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट ना करें, मैं ही करा रहा हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 600 ग्राम, लेकिन इसकी स्पेसिफिक हीट जो है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। और वो कैसे वेरी कर रही है, 100 + 2T, वेयर T इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट भी बढ़ेगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेसिफिक हीट भी लगातार बढ़ेगी। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं इस सवाल के अंदर, कोई बात नहीं। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 100 केल्विन। पहले 100 केल्विन था, सवाल में दे रखा है 100 केल्विन और बढ़ाना है, तो फाइनल टेम्परेचर मेरे पास 200 केल्विन है। फाइनल टेम्परेचर मेरे पास 200 केल्विन है। मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, सर कितनी हीट चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना तो ऑफकोर्स हीट देनी पड़ेगी। अगर छोटा सा dt टेम्परेचर बढ़ाना हो तो मैं कह सकता हूं कि हीट रिक्वायर्ड विल बी m × s × dt। सर ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे, अगर मुझे पूरी हीट चाहिए तो इंटीग्रेट करना। बेटा मास तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, कितना बेटा 0.6 kg। इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा व्हाट इज s इज 100 + 2T जूल पर kg पर केल्विन इंटू dt इज चेंज इन टेम्परेचर, बड़ा वो केल्विन में, ये है जूल पर kg पर केल्विन,
और बेटा ये dt है बेटा किसमें, केल्विन में, भाई चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, केल्विन केल्विन कैंसिल, जूल पर केजी बच जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर वो सीधा जूल में आ जाएगा। टेम्परेचर मुझे आखिर कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है मेरे प्यारे वाले बच्चों, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर टेम्परेचर केल्विन में है और आपको 100 केल्विन से 200 केल्विन जाना है। हो गया सवाल यार। दैट कम्स आउट टू बी 0.6। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा 100t प्लस t²। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स लगाना है। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगानी बेटा, 100 से 200। कितनी हीट चाहिए, हीट चाहिए 0.6 इंटू बेटा टी को 200 रखना, अब बेटा टी को फिर से ये इतनी हीट चाहिए। कैलकुलेट तुम खुद कर लेना बेटा, ठीक है। जोड़ बाकी गुणा भाग ये तो है, कौन सी को रॉकेट साइंस है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सर लिखा तो दिया आपने, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सही बात है बेटा, और हम वही मान के चलेंगे। बट फिर भी है ना, मैं एक बात बोल दूं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी टेम्परेचर के साथ थोड़ा वेरी करती है, बहुत ज़्यादा नहीं। हम तो कॉन्स्टेंट मानेंगे, हल्का हल्का वेरी करती है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो एग्जैक्टली 1 ना होकर 1.008 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। और फिर जैसे जैसे तापमान चेंज होता है बड़ा वैसे स्पेसिफिक हीट हल्की फुल्की वेरी करती है। रफली आप ऐसा कह सकते हो कि 15 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की वो एग्जैक्टली 1 होती है। बट हमने याद भी करा रखा आपको 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम वाटर को सिर्फ और सिर्फ 1 कैलोरी की हीट चाहिए। बाकी जगह लगभग 1 होती है, एग्जैक्टली 1 तो बड़ा नहीं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है हल्की फुल्की, और हम तो कांस्टेंट मानेंगे, हम तो बड़ा 1 कैलोरी ही मान के चलेंगे, हम तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ही मानकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलिए बेटा। एक टर्बोर दैट इज हीट कैपेसिटी। कुछ भी नया नहीं है, सुनना। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने हीट किया, डेल्टा क्यू हीट देने पर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा है। डेल्टा क्यू हीट देने पर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा है, तो हीट कैपेसिटी जिसे हम अक्सर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज सिंपली डिफाइंड एज कितनी हीट चाहिए पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। कितनी हीट चाहिए पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल। सर जो हीट चाहिए उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ms डेल्टा टी, बड़ा बिल्कुल सही बात है। मैंने इसको डेल्टा टी को डेल्टा टी से कैंसिल कर दिया, मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास से हमेशा क्या आ जाएगी, मेरे पास हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि हीट कैपेसिटी कोई नई टर्म नहीं है, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ही हमारी हीट कैपेसिटी, नॉट ए न्यू टर्म। इट इज सिंपली डिफाइंड एज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सर इसके बारे में कुछ और बातें, हाँ बेटा बताओ, क्या सुनना चाहते हो तुम उस मेरे से। यूनिट, एसआई यूनिट की अगर बात करूं तो जूल पर केल्विन है, चाहे जूल पर केल्विन लिखो, चाहे जूल पर डिग्री सेल्सियस लिखो, एक ही बात है। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एग्जैक्टली सेम होता है। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन हीट की डायमेंशन तुम लोग जानते हो, mL2T-2 तो एनर्जी है, डिवाइड बाय टेम्परेचर। बड़ा टेम्परेचर तुम के से भी लिख सकते हो, थीटा से भी लिख सकते हो डायमेंशन के हिसाब से, तो और इसकी जो डायमेंशन आएगी दैट विल बी mL2T-2 K-1। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना बेटा कि एक मैच द कॉलम के अंदर कुछ डायमेंशंस पूछी थी, अगली डायमेंशन यही पूछी थी, ठीक है। अगेन जेईई एडवांस का सवाल, या तो 6 नंबर का था या 8 नंबर का था। अगेन बेटा क्या ये मास पर डिपेंड करता है, तुम लोग हाँ सर
1 ग्राम पानी को हीट करने में कम हीट की जरूरत होगी, 10 ग्राम को हीट करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत होगी। तो ऑब्वियस बात है कि सी तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मास कितना है, ये मास पर तो डिपेंड कर रहा है। हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन मास। ये बेटा तो मास पर डिपेंड तो करेगा। स्केलर है बेटा ऑफ कोर्स, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में इस बात को बेटा? आगे चलते। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मैं एक बात और बोल दूं कि कभी हमें हीट निकालनी हो तो हम सीधा लिख सकते हैं दैट इज सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, आगे चलो बच्चों। एक सवाल पूछ रखा है, फाइंड हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg वाटर। 4 kg वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होगी? हीट कैपेसिटी इज ऑफ कोर्स m इंटू एस। बड़ा मास मुझे पता है कितना दर का पानी का, 4 kg। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती कितनी है बेटा? वाटर की स्पेसिफिक हीट शायद थी 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। केजी से केजी कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर आ गया 4 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अर्थ तुम समझ गए होंगे, 4 किलो वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4 किलो कैलोरी हीट की आवश्यकता पड़ेगी। मुझसे पूछे 600 ग्राम आइस की होगी बेटा, 600 ग्राम आइस की हीट कैपेसिटी अगर पूछिए लिख दो m इंटू एस। मास कितना है? 600 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितनी? स्पेसिफिक हीट कितनी होती है इसकी? स्पेसिफिक हीट होती है आइस की बेटा कितनी? 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बेटा जानबूझ के मैंने ग्राम वाला लिखा जिससे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम बेटा कैंसिल हो गया और मेरे पास ये आ गया 300 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 600 ग्राम आइस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे 300 कैलोरी की हीट की आवश्यकता होगी। 300 ग्राम स्टीम का कितना होगा? 300 ग्राम स्टीम की हीट कैपेसिटी होगी ऑफ कोर्स m इंटू एस। बड़ा मास स्टीम का कितना है? 300 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बड़ा 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ग्राम से ग्राम कैंसिल बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 150 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, कोई ऐसे बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं है, आसान आसान आपको लग रही होंगी। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, सुनना। मेरे पास एक बॉल है बड़ा, मान लो किसी कोई भारी मेटल की बॉल है, m मास है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है 400 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। इसको 100 मीटर हाई से मैंने रिलीज कर दिया तो ऑफ कोर्स आएगा 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 नीचे टकराएगा। व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इट स्टिक्स टू इट। बड़ा बॉल आती है टकरा के चिपक जाती है। 70% ऑफ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। अब ऑफ कोर्स बड़ा आकर टकरा कर चिपकेगा तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी में कोई ना कोई लॉस तो होगा ही होगा। 70% ऑफ द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू हीट दिस बॉल। वो जो लॉस हुआ है उसका 70% जो है वो इस बॉल को हीट करने में काम आया है। फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बॉल। बॉल का टेम्परेचर कितना बढ़ा है? सोचते बेटा, ये बॉल जब आकर टकराएगी तब इसके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं जानता हूँ बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स होगी mgh। टकराते ही ये वाली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल लॉस जो हुआ है, टोटल जो लॉस हुआ है एनर्जी में, दैट इज ऑफ कोर्स m इंटू जी इंटू एच। टक्कर से पहले इसके पास mgh काइनेटिक एनर्जी थी, टक्कर के बाद इसके पास 0 काइनेटिक एनर्जी है, तो लॉस कितना हो गया? mgh। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ 70%, सिर्फ और सिर्फ इसका 70% हीट करने में काम आया। तो इतनी हीट आई भाई, इतनी हीट आई। ये हीट क्या करेगी? ये हीट ऑफ कोर्स उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। ये हीट आई है और ये हीट टेम्परेचर बढ़ाएगी। सर कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ बड़ा फॉर्मूला है m s डेल्टा टी। बड़ा m से m कैंसिल हो गया, मुझसे डेल्टा t पूछा है, मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि दैट इज 70/100 इंटू जी को बड़ा 10 रख दिया।
हाइट बेटा कितनी 100 मीटर दे रखी है अपॉन एस, एस कितना बेटा 4000। ये दोनों गायब, ये दोनों गायब, बेटा मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 7/40 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर बढ़ा है, 7/40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है या फिर 7/40 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में चाहे केल्विन में, दोनों में चेंज इन टेम्परेचर तो सेम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऐसा ही एक और सवाल, कोई ऐसा नया नहीं बेटा। ठीक है, क्या लिखा है, इफ 80% ऑफ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू हीट द ब्लॉक देन फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा बेटा पहली बात मैं बोल दूं कि ब्लॉक कर क्या रहा है, ब्लॉक जो है वो इस इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका एंगल बड़ा 37 डिग्री है, सरफेस रफ है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये लगातार बड़ा नीचे आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ऑफ कोर्स बड़ा फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ कोर्स सारी की सारी एनर्जी को साउंड की फॉर्म में भी निकाल सकता है, हीट की फॉर्म में निकाल सकता है। सवाल में बोला है कि वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है उसका 80% जो है वो हीट की फॉर्म में जा रहा है ब्लॉक के पास, बोल रखा है सवाल के अंदर। तो बताओ कि जब ब्लॉक यहां से चलते चलते जब यहां पहुंचेगा तब उसका कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब वो बेस पर पहुंचेगा तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सोच लेंगे। पूरे रास्ते कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, तो मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है। दिन आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है, यहां से यहां तक नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई ना कोई लॉस हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना है बेटा, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, ये वाली हाइट देखना, अगर ये 40 है तो बेटा दिस इज 40 का sin 37, दैट इज 40 इंटू 3/5, कितना बेटा 24 मीटर। 24 मीटर नीचे आया है, ये जो 24 मीटर नीचे आया है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है m इंटू जी इंटू एच। इसका 80% ये हीट में गायब हुआ है, और वो जो हीट में गायब हुआ है बेटा वो क्या करेगा, वो ऑब्वियस बात है कि टेम्परेचर को बढ़ाएगा। मास तो बेटा इस ऑब्जेक्ट का कैंसिल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई उसमें भी m था, जब ये गर्म होगा तो कितनी हीट चाहिए होगी उसमें भी m होगा, वो m आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बेटा डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा देखना, 10 इंटू 24 इंटू 80 अपॉन 100, एस नीचे बेटा कितना 400। कर लेना कैलकुलेट यार, सब क्या है। बेटा 24/50 डिग्री सेल्सियस, बेटा कितना 0.48 आएगा। पॉइंट 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका बेस पर पहुंचने तक बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ ही होंगे, आगे चलते हैं। चलिए इसी बात पे एक सवाल और पूछ लेते हैं। बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू ए वॉल। बेटा एक बुलेट है, मेटल की बुलेट है, मास इसका m मान लेना, आखिर में बेटा कैंसिल तो हो जाता है, ये 1000 मीटर पर सेकंड से आती है और किसी दीवार के अंदर धंस जाती है। ठीक है, दीवार में जब धंस जाएगी तो बड़ा बुलेट थोड़ी गर्म हो जाएगी। क्यों बताते हैं। बुलेट की जो वेलोसिटी है वो बड़ा 1000 मीटर पर सेकंड है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 440 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये बुलेट आती है बड़ा इस दीवार के अंदर धंस जाएगी। सवाल क्या है, बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द वॉल if 60% of its lost mechanical energy is used to heat the bullet, जितनी मैकेनिकल एनर्जी लूज हुई है उसका 60% भी अगर हीट करने में काम आएगा, फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट, तो बुलेट का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि फाइनली जो बुलेट है वो इस दीवार के रेजिस्टिव फोर्सेस के कारण फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। इनिशियली उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनली जीरो हो गई है। कितनी काइनेटिक एनर्जी, 12mv², बाद में हो गई जीरो। ये जो एनर्जी लॉस्ट है इसका 60%, मतलब 0.6 ऑफ दिस 12mv²
is used to heat it, so that is equals to ms delta t. m से m कैंसिल, डेल्टा t की वैल्यू आ गई 0.6 इंटू वी स्क्वायर, दैट इज 1000 इंटू 1000 का स्क्वायर, 2 नीचे s नीचे, s कितना 440, इतना टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। डिग्री सेल्सियस बोल दो, केल्विन बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एग्जैक्टली सेम। ठीक है, कर लेना इसको। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज एक बढ़िया सवाल। और क्या कह रहा है बेटा ये सवाल, हमारे पास कोई गीजर है, इस गीजर में ऑफ कोर्स पानी गर्म कर रहे हैं हम लोग, पानी लगातार आ रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। पानी जब आता है तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और बाहर निकलता है तो 50 डिग्री सेल्सियस। गर्म करने की जिम्मेदारी बेटा ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई आयरन रॉड वगैरह लगा रखा होगा। इस गीजर पे ये लिखा हुआ है कि इस पर पावर इनपुट जो है, पावर इन जो है वो 1 किलोवाट है। सर ये पावर इनपुट 1 किलोवाट है, इस बात का अर्थ क्या है बेटा? पावर इनपुट 1 किलोवाट है, इस बात का मतलब ये है कि 1 किलोवाट पावर खा रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर खा रहा है, मतलब हर 1 सेकंड के अंदर 1000 जूल एनर्जी खा रहा है। 1 किलोवाट का मतलब बेटा क्या है? 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब क्या है? 1000 जूल एनर्जी प्रति सेकंड खा रहा है। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा रहा होगा ये गीजर, भाई बिजली से चलता है। लेकिन इसकी एफिशिएंसी 70% है। सर ये एफिशिएंसी 70% इस बात का मतलब क्या है? एफिशिएंसी 70% इस बात का ये है, का अर्थ ये कि 1000 जूल एनर्जी प्रति सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खा रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ 70% ही ये हीट में कन्वर्ट कर पा रहा है, बाकी 30% इसने वेस्ट कर दिया। हो सकता है कि जो तार हैं उनके कोई बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह हुए होंगे, उनके कारण हीट में कोई बेटा डिसिपेशन वगैरह हो गया होगा, लेकिन कुल मिलाकर पानी को गर्म करने में ये सिर्फ और सिर्फ उसका 70% ही इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, सोच लेंगे इस बात को। फाइंड हाउ मेनी kg ऑफ वाटर कैन बी हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स। ये जो गीजर है ये 30 मिनट के अंदर कितने पानी को गर्म कर सकता है? सोचते बेटा। पहली बात तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100 इज नोन एज एफिशिएंसी परसेंटेज के अंदर। पावर आउटपुट आखिर गीजर ने दिया कितना? भाई पावर इनपुट तो मुझे बता रखा है कि 1000 वाट है, एफिशिएंसी मुझे दे रखी है बेटा कितनी? 70%। तो मेरे पास पावर आउटपुट आ गया है 700 वाट। इसका मतलब 700 जूल एनर्जी जो है वो प्रति सेकंड लगातार आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना पावर आ रहा है? भले इसने इलेक्ट्रिकल पावर 1000 कंज्यूम किया हो, 1000 वाट कंज्यूम किया हो, लेकिन पानी को सिर्फ और सिर्फ ये 700 वाट का पावर ही दे रहा है। 30 सेकंड में कितनी एनर्जी दे देगा? आप बोलोगे कि सर 1 सेकंड के अंदर इसने 700 जूल अगर एनर्जी दी है पानी को, तो 30 मिनट में, सॉरी बेटा 30 मिनट में कितने दे देगा? 30 इंटू 60 सेकेंड्स। बेटा मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, दैट इज लो, इतने जूल एनर्जी दे देगा। ये इतने जूल एनर्जी क्या करेगी? ऑफ कोर्स पानी को गर्म करेगी। कितने मास ऑफ पानी को गर्म कर सकती है? बड़ा फॉर्मूला लगा दो, एम एस डेल्टा टी। मास तो मुझे पता करना है बेटा, वाटर की स्पेसिफिक हीट जूल वाली यूज करना, जूल वाली। बेटा जूल वाली पता नहीं तुम लोग याद है या नहीं है, मैं अगले पेज पे करूं। 700 इंटू 1800 शुड बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। मास तो मुझे निकालना है बेटा वाटर। अच्छा बेटा जूल में था इधर वाला स्पेसिफिक हीट। बेटा स्पेसिफिक हीट बेटा तुम्हें याद है या नहीं है? वाटर की स्पेसिफिक हीट थी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, एम एस डेल्टा टी। बेटा डेल्टा टी कितना है? मेरे ख्याल से बेटा हम 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अगर जा रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बड़ा इधर से जूल जूल आपका गायब। बड़ा मेरे पास आ गया 700
इंटू 1800 अपॉन 4200 40 आ जाएगा ऊपर। ले बेटा, इतना मास ऑफ वाटर आप आधे घंटे में 30 मिनट में गर्म कर सकते हो। कर लें सोलिया, ठीक है। 70 इंटू 18 अपॉन 42 इंटू 4 kg। कर लें इसको। इतना मास पानी बेटा आप आधे घंटे में ही गर्म कर लोगे, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, एक बेटा छोटी सी बात और, दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ऐसी छोटी सी बात है, ना भी पढ़ो तब भी काम चल जाएगा। 1942 के अंदर एक साइंटिस्ट जे मेयर ने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए बेटा, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से ये प्रूव किया कि हीट और एनर्जी जो है ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि तब तक बड़ा लोग क्या मानते रहते हैं कि हीट अलग चीज़ है और एनर्जी अलग चीज़ है। फिर उन्होंने कहा कि यार ना, हीट जो है वो जस्ट एक तरह से एनर्जी का ही फॉर्म है, थोड़ा डिसऑर्डर्ड है, मतलब उसको यूज़ करना इतना आसान नहीं है, वो इतना ऑर्डर्ड वे में नहीं है, बट वो भी अपने आप में एक एनर्जी है। तो जे मेयर ने इस बात को कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से ये प्रूव किया दैट heat is also energy, ठीक है ना। तो हीट को और एनर्जी को इक्वल करने के लिए, या फिर वर्क को और एनर्जी को इक्वल करने के लिए, सॉरी बेटा, या फिर वर्क को या हीट को इक्वल करने के लिए उन्होंने ऐसे एक कांस्टेंट दिया, वर्क या एनर्जी, तो एक ही बात है बेटा, वर्क इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू हीट। वर्क इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू हीट। वर्क तुम जानते हो, वर्क या एनर्जी एक ही बात है बेटा, ठीक है। एक कैलोरी की जो हीट है वो किसके बराबर होती है बेटा? वो बराबर होती है 4.2 जूल्स के बेटा, 4.2 जूल्स के बेटा। यहां से मेरे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी? 4.2 जूल पर कैलोरी। इससे हमने नाम निकाल दिया बेटा, क्या? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से हीट को, और बेटा ये जे लिख दिया मैंने, ठीक है। जे से जो बेटा काट देते ना, ये जूल है, ये जे को कांस्टेंट है, ठीक है। इस 4.2 जूल पर कैलोरी, इस टर्म का या इस कांस्टेंट का हमने नाम निकाल दिया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ऐसे कोई बड़ा नई सी बात इसमें ऐसी है नहीं, सिंपल सी बात, समझिएगा बच्चों। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सुनना बेटा। वैसे कैलोरीमीटर है ना, ये एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम कुछ लिक्विड्स को मिक्स करेंगे। हो सकता है कि एक लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, दूसरे लिक्विड का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स करेंगे, फिर देखेंगे फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा। ऑफकोर्स 30 से बड़ा आएगा और 80 से कम आएगा, तो वो फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, इस बात को स्टडी करने को ही हम एक तरीके से लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री या फिर लॉ ऑफ मिक्सचर बोलेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है बड़ा, सुनना समझना। मान लीजिए कि आपके पास ये बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा कोई कंटेनर है। इस कंटेनर का हम एक नाम निकाल सकते हैं कैलोरीमीटर। इसके अंदर मान लीजिए कि मैंने कोई लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को मिक्स किया। लिक्विड 2 का बड़ा, लिक्विड 1 का हायर टेम्परेचर था और लिक्विड 2 का लोअर टेम्परेचर था। दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स करूंगा तो फाइनल मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो इन दोनों के बीच में कुछ आएगा। अब एग्जैक्टली कितना आएगा वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मासेस कितने हैं, इनकी स्पेसिफिक हीट क्या है। कुल मिलाकर लिक्विड 2 का टेम्परेचर बढ़ेगा और लिक्विड 1 का टेम्परेचर घटेगा और फाइनली किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये बाकी पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है, पूरी की पूरी दुनिया से कटा हुआ है। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 के बीच में ही हीट का आदान प्रदान हुआ है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि हीट लॉस्ट बाय लिक्विड 1 इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय लिक्विड 2।
सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय लिक्विड 1 इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय लिक्विड 2। लिक्विड 1 ने जितनी हीट लॉस की है उतनी ही लिक्विड 2 ने हीट गेन की। बस अगर मान लो 3 या 4 चीजें मिक्स कर दी तो बड़ा ऐसा हो सकता है कि किसी एक ने हीट लॉस की हो और बाकी 2 ने हीट गेन की हो। ऐसा भी हो सकता है कि बाकी 2 ने हीट लॉस की और एक ने गेन की हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों ने हीट लॉस कर दी हो। ठीक है, कोई ना कोई तो उनमें से गेन करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा चीज़ों को अगर मिक्स करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाई फ्यू इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाई अनदर, हीट गेन्ड बाई अदर्स, उनके अलावा। तो मान लो कि आपने 10 चीज़ें मिक्स किया तो हो सकता है कि 5 जने जो वो हीट लॉस कर रहे हो, बाकी 5 जने हीट गेन कर रहे हो। ऐसे भी हो सकता है कि 3 जने जो है वो हीट लॉस कर रहे हो और 7 जने हीट गेन कर रहे हो, है ना। तो हम कहेंगे हीट लॉस्ट बाय दोज 3 इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय द रिमेनिंग 7, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको हल्का सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हीट लॉस्ट बाय फ्यू इज इक्वल्स टू heat gained by remaining। ठीक है बच्चों, इस बात को हम किसी न्यूमेरिकल से समझते हैं। बट हमारे पास एक कैलोरीमीटर है। ये कैलोरीमीटर कोई हीट का आदान प्रदान नहीं करेगा। आदान प्रदान सिर्फ और सिर्फ ये दो लिक्विड मिक्स कर रहे हैं ये करेंगे। सुनना, एक लिक्विड 1 है जिसका मास है m1, स्पेसिफिक हीट है S1 और टेम्परेचर है T1। इसको और एक दूसरा लिक्विड है जिसका मास है m2, स्पेसिफिक हीट है S2 और टेम्परेचर है T2। इन दोनों को हमने मिक्स किया। सवाल पूछा है फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? सोचते हैं बेटा। चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि T1 जो है वो T2 से बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है कि इसका टेम्परेचर अगर बड़ा है और इसका टेम्परेचर अगर छोटा है तो ये हीट लॉस करेगा, ये हीट गेन करेगा। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि हीट लॉस्ट बाय 1 शुड बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय 2। इसने कितनी हीट लॉस की? आप बोलो सर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो हीट तो जाती है। कितनी हीट जाएगी? मास है m1, स्पेसिफिक हीट है S1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी बड़ा वैसे मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तुम तो बड़ा ये लिखो कि हीट लॉस्ट अगर लिखना हो तो ज्यादा टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करो। तुम बोलोगे सर शुरुआत में ज्यादा था बाद में कम हो गया। कितना टेम्परेचर घटा है? T1 माइनस टी। समझ में आ गई? दैट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय 2। सर इसने कितनी हीट गेन की? इसने हीट गेन की है ऑफ कोर्स m2s2, चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर इसमें भी कैसे लिखना है? बड़ा माइनस छोटा। इसमें ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है ना? तो T माइनस T2 ऐसे लिखना है। और ऐसा लिखते ही मेरे पास T की वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आ गई बच्चों? m1s1 T1 प्लस m2s2 T2 डिवाइडेड बाई m1s1 प्लस m2s2। चाहो तो आप m1s1 को C1 लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी ऑफ 1। m2s2 को आप C2 लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। ये एक तरीका ऐसा इस पर सारी बात को सोचने का। इसी सेम बात को सोचने का एक तरीका और है, और वो तरीका ये है कि मैं ये कहूं कि हीट लॉस्ट बाई 1 प्लस हीट लॉस्ट बाई 2। मैं मान लेता हूं कि दोनों ने हीट लॉस की है और उन दोनों का सम 0 कर दो। लेकिन सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों ने हीट लॉस की हो। बेटा तभी तो सम 0 हो रहा है। एक ने अगर हीट लॉस 100 जूल की होगी तो दूसरे ने हीट लॉस माइनस 100 जूल की होगी। सर दूसरे ने हीट लॉस माइनस 100 जूल का मतलब उसने ना हीट गेन की होगी 100 जूल की। हीट गेन करना 100 जूल का और हीट लॉस करना माइनस 100 जूल का एक ही बात है। तो मैं क्या करूंगा कि ऐसा बोल दूंगा कि हीट लॉस्ट बाय ऑल, उन सब के समेशन को 0 कर सकते हैं। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि सब ने हीट लॉस की है और ऐसे ले लूंगा एडिशन ऑफ जो भी हीट बाहर गई है
उन सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद उन सबका समेशन अपन 0 कर देते हैं। जैसे पहली वाली जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर T1 से T हुआ, दूसरे वाले का टेम्परेचर T2 से T हुआ। मैं मानूंगा कि इसने भी हीट लॉस की है, इसने भी हीट लॉस की है, मैं ऐसा मान लूंगा। इसने कितनी हीट लॉस की है? ऑफ कोर्स उसका मास इनटू स्पेसिफिक हीट, उसका इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। दूसरे ने कितनी हीट लॉस की है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू उसका इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। मैं जानता हूं कि दूसरे ने हीट लॉस नहीं की, दूसरे ने हीट गेन की है, लेकिन मैं एक तरह से उधर जो टर्म थी उसको इधर ले आया और एक माइनस साइन और लगा दिया और ऐसे करके यहां पर एक प्लस आ गया। ऐसा कर सकते हो। ऐसा करते हुए आपका आंसर भी एग्जैक्टली वापस से वही सेम आएगा कि T इज इक्वल्स टू M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। ये लो बेटा, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है, ये आपका फाइनल टेम्परेचर। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूंगा। इस लॉ ऑफ मिक्सचर में आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि सारे के सारे लिक्विड्स ने हीट लॉस की है और सबकी हीट लॉस लिख दो और उन सबको जोड़ दो। ऑब्वियस बात है, कुछ एक ने हीट गेन भी की होगी तो उनका नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन उन सबका सम बेटा क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे करके हम बड़े आराम से काम बना सकते हैं। जैसे एक सवाल, अगेन हमारा बड़ा एक कैलोरीमीटर है जो खुद तो कोई हीट नहीं खा रहा, लेकिन उसके अंदर मैं 3 लिक्विड मिक्स कर रहा हूं। पहले वाले लिक्विड की हीट कैपेसिटी मतलब M1 इंटू S1 मुझे दे रखी है C1। दूसरा लिक्विड जिसका मास और स्पेसिफिक हीट M2S2 की जगह सीधे हीट कैपेसिटी दे दी C2। तीसरा लिक्विड जिसका टेम्परेचर है T3, उसका M3S3 की जगह मैंने लिख दिया C3, दैट इज द हीट कैपेसिटी। इन तीनों लिक्विड्स को मिक्स किया गया। आपसे पूछा बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो एक तरीका तो ये है कि मान लेते हैं कि T1 का टेम्परेचर ज़्यादा और T2 और T3 का कम है, तो इसका टेम्परेचर घटा होगा, इन दोनों का बढ़ा होगा। हीट लॉस्ट बाय दिस इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय बोथ ऑफ देम। ऐसा मान के कर लो। एक ऐसा कर लो कि सीधा ही निपटा दो, ऐसे कि ऐसे मान लेता हूं कि इसका टेम्परेचर भी घटा है, इसका टेम्परेचर भी घटा है और इसका टेम्परेचर भी घटा है, और लेट से तीनों का टेम्परेचर घटकर T हुआ है। इसने भी हीट लॉस की है, इसने भी हीट लॉस की और इसने भी हीट लॉस किया, और तीनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो कर दो 0। सर तीनों का एल्जेब्रिक सम है तो कोई पॉजिटिव आएगा कोई नेगेटिव आएगा, वही तो बात है बेटा। जिसका नेगेटिव आएगा हम समझ जाएंगे उसने हीट लॉस नहीं की, उसने हीट गेन की होगी, और होना भी चाहिए बेटा, कोई हीट लॉस कर तो कोई हीट गेन भी करेगा। इसने कितनी हीट लॉस की? M1S1 या C1 एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाई कितना टेम्परेचर घटा है T1 माइनस T। दूसरे लिक्विड ने कितनी हीट लॉस की है? M2S2। कितना टेम्परेचर घटा है? T2 माइनस T। तीसरे ने कितनी हीट लॉस की है? C3। चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T3 माइनस T। सबका सम शुड बी इक्वल टू 0, और सबका सम इक्वल्स टू 0। मेरे पास T की वैल्यू आ गई है C1T1 प्लस C2T2 प्लस C3T3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C। ये मेरे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया। किसी को लगता हो कि सर बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बन रहा तो याद कर लो, लेकिन मैंने सिर्फ वो सिखाया यही है कि तीनों ने जितनी हीट लॉस की, हालांकि तीनों ने नहीं किया, हमने मान लेते कि तीनों ने हीट लॉस किया, और तीनों का जो हीट लॉस है उसका सम कर दो और सम करके इक्वल टू 0 कर दो, हमारा काम बन जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक छोटा सा सवाल करते हैं। बेटा 3 लिक्विड हैं, लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3। लिक्विड 1 का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, लिक्विड 2 का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो फाइनल टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस आता है। एंड इट मेक सेंस, इसका टेम्परेचर बढ़ा और इसका टेम्परेचर घटा और कुल मिलाकर 13 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर आ गया। ये लिक्विड 2 और लिक्विड 3 को अगर मिक्स करूं, लिक्विड 3 का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइनल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसका बेटा बढ़ा और इसका घटा।
मेरा सवाल यह है कि अगर मैं लिक्विड 1 को और 3 को अगर मिक्स करूं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। सवाल समझ आ गया? तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो चलो बच्चों, मान लेते हैं कि इसकी हीट कैपेसिटी है C1, बेटा हीट कैपेसिटी मतलब M1S1। मान लो बेटा इसकी हीट कैपेसिटी है C2 मतलब M2S2, और इसकी हीट कैपेसिटी है लेट से C3 दैट इज M3S3। ठीक है ना, इन दोनों को मिक्स किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो इसने हीट गेन की होगी। कितनी हीट गेन की होगी? C1 मल्टीप्लाइड बाय कितना टेम्परेचर बढ़ा है? 3 शुड बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय दिस। इसने कितनी हीट लॉस की है? M2S2 मतलब C2 टाइम्स कितना टेम्परेचर घटा है? 15 से 13 हो गया, 2 घटा है। तो पहली इक्वेशन मेरे पास ये आ गई है कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 2/3। आगे चले, इन दोनों को खेलते हैं। इन दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर 18 होता है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसने हीट गेन की कितनी? M2S2 मतलब C2 टाइम्स कितना टेम्परेचर बढ़ा है? इसका टेम्परेचर बढ़ा है 3, शुड बी इक्वल टू इसका टेम्परेचर तो घटा है, इसका टेम्परेचर 20 से 18 हो गया तो M3S3 मतलब बड़ा C3 टाइम्स कितना टेम्परेचर घटा है? 2 डिग्री सेल्सियस। हीट लॉस्ट बाय 1 सॉरी हीट गेन्ड बाय 1 शुड बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय अदर। दो ही तो मिक्स किए। तो कुल मिलाकर बड़ा यहां से मेरे पास C2 अपॉन C3 आ गया। बड़ा C2 अपॉन C3 कितना आ गया? 2/3। ठीक है, आगे चलिए बेटा। आया तो बेटा ना C2 इंटू 3 C3 इंटू 2 C2 अपॉन C3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, सही लग रहा है, बढ़िया। नाउ अब मैंने लिक्विड 1 को और 3 को मिक्स किया, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियस बात है कि फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो 10 से तो बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। उसने कितनी हीट गेन की? उसने हीट गेन की C1 इंटू कितना टेम्परेचर बढ़ा? 10 से T हो गया तो कितना बढ़ गया? T-10 शुड बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय दिस। हीट लॉस्ट बाय दिस विल बी M3S3 इज ऑफ कोर्स C3। कितना टेम्परेचर इसका घटा है? इसका टेम्परेचर पहले 20 था और अब घटकर T हो गया तो 20-T। यहां से मेरे पास C1 अपॉन C3 की वैल्यू आ गई है 20-T अपॉन T-10। लेकिन यार सर ये C1 अपॉन C3 कहां से आएगा? बट अगर आपको C1 और C3 चाहिए तो मेरे ख्याल से इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। ये अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है तो इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया तो C2 गायब। बड़ा मेरे पास आ गया है C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू 2/3 बड़ा कितना? 4/9। C1 अपॉन C3 आ गया 4/9। T इज इक्वल्स टू 140। फाइनल टेम्परेचर मेरे पास आ गया 140/13 डिग्री सेल्सियस। 140 अपॉन 13 डिग्री सेल्सियस द फाइनल टेम्परेचर इफ वी मिक्स लिक्विड 1 एंड लिक्विड 3। आई होप यू गेट द सेंस। और कोई बच्चा कहते सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, सर 2 लिक्विड अगर मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर होगा C1T1 प्लस C2T2 अपॉन C1 प्लस C2, तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज वाटर इक्विवेलेंट। ऐसे ही एक छोटी सी टर्म है, कोई बहुत ऐसे भारी टर्म नहीं है, और ये मान के चल लो कि ये सवाल को आसान बनाने के लिए की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ सवाल को आसान बनाने के लिए। वाटर इक्विवेलेंट जो है, ये मैं फिर से इस बात को कह दूं कि ये सवाल को, सिचुएशन को आसान बनाने के लिए किया गया है। जैसे मान लीजिए कि बेटा मेरे पास कोई m मास की s स्पेसिफिक हीट की कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
डेल्टा क्यू हीट देने पर इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ता है ना। मेरे पास कुछ वाटर है जिसका मास है mw और वाटर की स्पेसिफिक हीट है लेट से sw। इतनी ही हीट देने पर वाटर का भी इतना ही टेम्परेचर इंक्रीज हो, इतनी ही हीट देने पर इतना ही टेम्परेचर वाटर का भी इंक्रीज हो, तो वाटर का कितना मास होगा, दैट मास इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट। मैं वर्ड्स में अगर बोलूं तो ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे स्टील का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, अगर मान लो मुझे 1 किलो स्टील का अगर वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, तो एक काम करो, उस 1 किलो स्टील को उतने पानी से रिप्लेस कर दो जो एग्जैक्टली उतनी ही हीट खाए जितना आपका 1 किलो स्टील खा रहा है। जितना 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितनी हीट आपका स्टील खाएगा उतना ही आपका वाटर खाना चाहिए। तो कितना वाटर ऐसा हो जो बड़ा स्टील को रिप्लेस कर सकता, दैट मास ऑफ दैट वाटर इज नोन एज योर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट स्टील। मेरे ख्याल से हल्का फुल्का तुम्हें सवाल समझ गए होंगे। तो इसने हीट खाई डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, उतनी ही हीट इस बड़ा वाटर ने भी खाई, दैट इज इक्वल्स टू एम डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल और मेरे पास वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सिंपल, दिस इज द वाटर इक्विवेलेंट। मैं जैसे 1-2 एग्जाम्पल से और समझाता हूं। जैसे आराम से मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास है लेट से बेटा 10 किलो और इसका स्पेसिफिक हीट जो है वो मुझे दे रखा है 210 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और मुझसे पूछ रखा है कि फाइंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये पूछ रखा है हमसे, कोई इशू नहीं बेटा। हम सीधा कह सकते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट विल बी इसका मास 10 kg इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट बेटा दैट इज 210 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय वाटर की स्पेसिफिक हीट। बेटा वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बेटा ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 0 0 0 0 बड़ा गायब हो गया। ये मेरे ख्याल से कितना आ गया, हाफ आ गया, 0.5 kg आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 kg वाटर जो होगा वो उतनी ही हीट खाएगा जितना आपका ये 10 किलो का ऑब्जेक्ट हीट खाएगा, बराबर टेम्परेचर इंक्रीज करने में। इसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो या आधी किलो पानी का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो, दोनों को बड़ा हीट बराबर ही चाहिए। मतलब आप एक तरीके से इस ऑब्जेक्ट को पानी से रिप्लेस कर रहे हो, अगर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की ही बात है तो। ये और पानी सेम अमाउंट ऑफ हीट लेंगे। समझ गए इस बात को? चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, है ना। मेरे पास बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, 600 ग्राम की ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इसकी स्पेसिफिक हीट बड़ा मुझे दे रखी है 840 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स वाटर इक्विवेलेंट। इसका वाटर इक्विवेलेंट भर देंगे। बड़ा वाटर इक्विवेलेंट क्या है? बड़ा वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? वाटर इक्विवेलेंट का सीधा सा फॉर्मूला है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट उसकी स्पेसिफिक हीट अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मास कितना बड़ा इसका? 600 ग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी बड़ा? 840 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय वाटर की। बड़ा वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या थी? वाटर की स्पेसिफिक हीट थी 4.2
ग्राम 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बेटा क्या हो गया, कैंसिल। समझ गए बेटा, 4.2 से बेटा ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 200 बेटा, कितना आ गया 1 2 इतना ग्राम, मतलब 120 केजी, 120 केजी वाटर इक्विवेलेंट आ गया। इसका मतलब ये 120 किलो का जो पानी है, ये जितनी हीट खाएगा, ये 600 ग्राम की ऑब्जेक्ट भी उतनी ही हीट खाएगी, अगर बराबर टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि 120 केजी के वाटर की जो हीट कैपेसिटी होगी, मतलब उसका m × s जो होगा, वो इस 600 ग्राम की ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी के बराबर है। तो आप इस 600 ग्राम की ऑब्जेक्ट को 120 किलो के पानी से रिप्लेस कर सकते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ हीट के लेन देन के बारे में ही अगर बातें करनी है तो। आई होप इस बात को समझ के होंगे। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इस बात पे एक छोटा सा सवाल। हमारे पास एक कैलोरीमीटर है बेटा। कैलोरीमीटर मतलब कोई कंटेनर है जिसके अंदर बेटा हम ऐसे हीट वीट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसमें हम हीट दे रहे हैं, फिर उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है मेजर कर रहे हैं। इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है 20 ग्राम, मतलब 20 ग्राम पानी की हीट कैपेसिटी और इस कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी बराबर होगी। 20 ग्राम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करने में और इस कैलोरीमीटर, इस बर्तन के टेम्परेचर इंक्रीज करने में सेम अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ती है, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो। 100 ग्राम का बड़ा पानी है, इसका टेम्परेचर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करना, तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, ये सवाल है। बड़ा वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिखता हूं, फाइंड heat required to increase temperature of water from 10 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Very simple. मुझे पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, लेकिन बेटा सिर्फ पानी को थोड़ी गर्म करना है, पानी के साथ ये कैलोरीमीटर भी है, ये भी तो गर्म होगा। सर आज तक तो नहीं लिया आपने, बेटा आज तक कभी सवाल में लिखा भी नहीं था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ भी कैलोरीमीटर का इन्वॉल्वमेंट है, वो भी गर्म होगा। अब शुरुआत में जब पानी 10 डिग्री सेल्सियस होता तो कैलोरीमीटर भी 10 डिग्री सेल्सियस पे, फिर जब कैलोरीमीटर गर्म हुआ थोड़ा पानी भी गर्म हुआ, तो हम ऐसा मान के चलें कैलोरीमीटर भी गर्म हुआ है, तो मैंने जो हीट दी है वो सिर्फ और सिर्फ पानी को नहीं दी है, पानी को दी है और कैलोरीमीटर को भी दी है। सर पानी को कितनी हीट दी है वो तो मुझे पता लग जाएगी, बट टोटल हीट पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे, जो सारी दी गई है, सारी दी गई, मतलब पानी का टेम्परेचर 10 से 40 करने के लिए हीट जो देनी पड़ेगी वो पानी के पास भी जाएगी, प्लस बड़ा इस कैलोरीमीटर के पास भी जाएगी, तो आपको देनी तो सारी पड़ेगी ना, सिर्फ अकेले पानी को थोड़ी दे सकते हो। ये जो कितनी हीट दी आपने बेटा ये पूछा, लेकिन सर पानी के पास कितनी हीट गई वो तो निकाल देंगे, लेकिन सर कैलोरीमीटर ने जितनी खाई वो निकालने के लिए तो मुझे पानी, वो जो कैलोरीमीटर है उसका मास चाहिए, कैलोरीमीटर किस मटेरियल का बना हुआ है और उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट क्या है वो भी चाहिए। सर वो तो आपने दी नहीं, बेटा दे रखी है, मैंने बता दिया कि इसका वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि कैलोरीमीटर को भूल जा और 20 ग्राम पानी ऐड कर दे, वो 20 ग्राम पानी भी उतनी ही हीट खाता है जितना एक कैलोरीमीटर खाता है। बात वही खत्म, बड़ा बात तो वही खत्म, वो 20 ग्राम पानी भी उतना ही करेगा और बेटा ये आपका 100 ग्राम वाटर भी उतना करेगा, सेम बात। सॉरी, वो कैलोरीमीटर भी उतनी हीट खाएगा और ये 20 ग्राम पानी भी उतनी हीट खाएगा, तो इस कैलोरीमीटर को कैलकुलेशन से हटाओ, ना तो इसका मास दिया ना उसकी स्पेसिफिक हीट बताई, हम बोल देंगे कुल मिलाकर पानी जो है वो 120 ग्राम का है, जिसमें से 100 ग्राम तो एक्चुअल में पानी था और बाकी 20 ग्राम जो है वो तो आपने क्या 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 कैलोरीमीटर को हटा के उसे पानी में ऐड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो जो 20 ग्राम का पानी है वो उतनी हीट खाता है जितना आपका कैलोरी मीटर खाता है। सर 120 ग्राम के पानी को कितनी हीट चाहिए? बेटा उसको हीट चाहिए ms डेल्टा टी। मास कितना है? 120 ग्राम। बेटा पानी की स्पेसिफिक हीट तो याद है ना मेरे बच्चे? हाँ सर याद है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 12 3 36, 3600 कैलोरीज। इतनी हीट चाहिए। मैं जानता हूं कि बड़ा ये सारी हीट है ना पानी के पास नहीं, कि कैलोरीमीटर के पास भी की है, लेकिन पानी का उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कुल मिलाकर इतनी हीट तो देनी पड़ेगी ना। सीधा पानी तो गर्म नहीं हो सकता, गर्म तो बड़ा वो जो कंटेनर है वो भी गर्म होगा, है कि नहीं बच्चा?
समझ गए होंगे।